आज का जो लैब है वो है सेविंग एंड लोडिंग डेटा के हवाले से। सेव हम क्यों करते हैं डेटा को डिस्क पे और फिर उसको डिस्क पे लोड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको आपकी जो मेमोरी होती है वो उसके लिए इनफ नहीं होती, काफी नहीं होती, इसलिए आप उसको अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर देते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर बाद में उस डेटा की जरूरत पड़ जाती है जो आपने रिजल्ट अपने प्रोग्राम से लिया होता है, उससे जो रिजल्ट आता है आपको, वो अगर आपको बाद में पड़ जाती है तो आप सेव कर देते हैं और बाद में उसको लोड करने की जरूरत पड़ जाए तो आप उसको लोड कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको जो डेटा है वो एक मशीन से दूसरे मशीन में एक्सपोर्ट करना हो, तो उसके लिए भी आप अपने पास डेटा हार्ड डिस्क पे सेव कर देते हैं और किसी दूसरी मशीन में फिर उसको लोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें आपको डेटा सेव और लोड करने की जरूरत पड़ती है। आज के लैब में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नेटलैब में विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में डेटा सेव कैसे करते हैं और उसको फिर लोड कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि डेटा किस तरह से हम मैटलैब के अंदर सेव करते हैं और उसको फिर लोड करते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो सेव का फंक्शन यूज करते हैं, और सेव के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल का नाम दे देते हैं जिस फाइल में हम अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स वेरिएबल को स्टोर करना चाहता हूँ किसी फाइल में, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ एक्स वेरिएबल। डॉट के बाद आप कोई भी एक्सटेंशन यूज करते हैं, नॉर्मली हम डॉट डेट यूज करते हैं, डेट एक्सटेंशन को यूज करते हैं। इसके अलावा आप जो है उसके अलावा मेट का एक्सटेंशन जो कि बाइनरी फाइल के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी एक्सटेंशन ना दे किसी फाइल को सेव के साथ, अगर आप फाइल उसके साथ कोई एक्सटेंशन ना दे तो बाय डिफॉल्ट वो मेट एक्सटेंशन से सेव हो जाता है, जो कि बाइनरी एक फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है फाइल का। ठीक है, तो मैं इसको डॉट डेट दे देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया, मेरे पास एक्स वेरिएबल के नाम से फाइल जो है वो यहाँ पे हमारे साथ सेव हो गया है। ये देखिए, एक्स वेरिएबल। इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो डेटा है वो सेव हो जाता है। ठीक है, इसी फाइल को अगर हम लोड करना चाहते हैं इसमें मैटलैब में, तो उसका तरीका ये है कि आप लोड फंक्शन यूज करें और जिस फाइल को आप लोड करना चाहते हैं उसका नाम दें। ठीक है, हम जिस फाइल को लोड कर रहे हैं वो है एक्स वेरिएबल। हम ऐसा करते हैं, इसको सेव करने के लिए ये जो सेव फंक्शन हमने यूज किया है, हमने उसका नाम दे दिया फाइल का। इसके साथ हमने ये नहीं दिया कि हम किस वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। अगर हमने सिंपल सेव यूज करना हो, उसको फाइल का नाम देना हो, तो वो बाय डिफॉल्ट डॉट मेट से सेव हो जाता है। उसको हम एक्सटेंशन से फिर हम दूसरे किसी एक्सटेंशन से हम सेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने सेव के बाद फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद जिस वेरिएबल को आप सेव करना चाहते हैं, हम एक्स को सेव कर रहे हैं, तो उसके बाद उस वेरिएबल का नाम हो गया, और जिस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं उसका नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आस्की में उसको सेव कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने ऑप्शन में दे दिया हाइफन आस्की। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया और दोबारा मैं लोड कर देता हूँ इस फाइल को, तो देखिए कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है, ये जो फाइल है, ये लोड हो गया और एक्स वेरिएबल के नाम से उसका एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, और उसमें जो डेटा उस फाइल के अंदर मौजूद था वो उस एक्स वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे वेरिएबल में इस फाइल से डेटा लोड करें, तो उसका तरीका ये है कि आप उस वेरिएबल का नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको वाई नाम दे दिया और उसके बाद लोड का फंक्शन यूज करें और पैरेंथेसिस में उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में उस फाइल का नाम दे दे जिसको आप लोड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें तो y के अंदर हमारे पास जो फाइल के अंदर वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, वो लोड हो गई। ठीक है, अगर आप पूरे वर्क स्पेस को किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव का फंक्शन यूज करें और फाइल नेम दे दे, तो बाय डिफॉल्ट डॉट मेट एक्सटेंशन से वो जो आपके जितने भी वेरिएबल्स वर्क स्पेस में मौजूद होते हैं वो सारे उस फाइल के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा सेव किया हुआ है अपने प्रोग्राम से, और आप उसको मैटलैब के अंदर या मैटलैब से आपने डेटा सेव कर दिया और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको लोड कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये है
कि आप उसके लिए मैटलैब के अंदर एफ ओपन, एफ रीड और एफ राइट के फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम जाते हैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस की तरफ के उसमें हम किस तरह से डेटा सेव एंड लोड करते हैं। एक्सक्यूज यहाँ मी पे सर, जी जी अभी जो हमने ये वर्क स्पेस सेव किया है फाइल नेम के थ्रू, तो इसको हम लोड किस तरह करेंगे? लोड फाइल नेम, ठीक है, सिंपल। अगर हम कर ले क्लियर ऑल और उसके बाद लोड करें तो देखिए कि जितने वेरिएबल्स हमारे पास सेव हुए थे वो सारे लोड हो गए। क्लियर है जमशेद? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैटलैब के अंदर किसी भी फाइल को सेव और उसको फिर लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस की तरफ के उसमें आप किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं वेरिएबल या डेटा सेव कैसे करते हैं फिर उसको लोड कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख दिया है कि मैं एक फाइल जो है माई डेटा डॉट टेक्स्ट के नाम से उसको ओपन कर रहा हूँ और फिर उसमें कुछ वैल्यूज जो हैं एक वेरिएबल से उसमें राइट कर रहा हूँ, फिर वापस उस फाइल को क्लोज करके दोबारा उसको रीड मोड में ओपन करके उससे डेटा को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक सी वेक्टर जो है एक सी वेरिएबल एरे इंटीजर हमने वो डिफाइन कर दिया 10 साइज का और उसमें हमने वैल्यूज दे दिए 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, उसके बाद हमने एक बफर डिफाइन कर दिया साइज 10 का और वो भी इंटीजर टाइप। जब आपने फाइल को ओपन करना हो, फाइल हैंडलिंग करनी हो सी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप सबसे पहले फाइल पॉइंटर डिफाइन करते हैं या फाइल डिस्क्रिप्टर भी इसको कहते हैं, और ये फाइल टाइप होता है। इसका जो टाइप होता है वो फाइल टाइप होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख ले तो हमने फाइल टाइप एक एफपी पॉइंटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फाइल को ओपन करना हो सी प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए तरीका ये है कि आप क्या कर ले, एफ ओपन का फंक्शन यूज कर ले, उसके बाद आप फाइल का नाम दे दे और जिस मूड में आप उसको ओपन कर रहे हैं वो दे दे उसके साथ। डब्ल्यू बी यूज होता है अगर आप उसको राइटिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हैं, अगर आप उसको रीड पर्पज के लिए यूज ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आप आर बी यूज करते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फाइल पॉइंटर डिफाइन कर दिया और उसी फाइल पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया विद एफ ओपन फंक्शन, और एफ ओपन फंक्शन के अंदर हमने नाम दे दिया माई डेटा डॉट टेक्स्ट का और साथ में हम उसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन अगर आपके पास पहले से एफ ओपन का फंक्शन सॉरी माई डेटा डॉट टेक्स्ट का फाइल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है तो वो उसी फाइल को ओपन कर देता है, अगर पहले से मौजूद नहीं है तो ये क्रिएट करके उसको ओपन कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसी सर फाइल के अंदर जी जी सर अगर रीड राइट और दोनों के लिए ओपन करना हो तो फिर यहाँ पे हम जो विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम रीडिंग के लिए अलग से इस फाइल को ओपन करते हैं, राइटिंग के लिए अलग से। अगर आपने रीड राइट मोड के लिए ओपन करना हो तो उसके लिए डब्ल्यू आर यूज होता है। ठीक है, यस सर। सर और ये फाइल टाइप के लिए कोई लाइब्रेरी है या ये? नहीं कोई लाइब्रेरी नहीं है इसके लिए। stdio.h जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसी को हम यूज कर रहे हैं, इसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने माई डेटा डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फाइल ओपन कर दिया है और उसका डिस्क्रिप्टर जो है वो एफ पी पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हम इसी फाइल में कुछ राइट कर रहे हैं। क्या राइट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हम राइट कर रहे हैं वो हमारा पहला पैरामीटर हो गया, पहला आर्गुमेंट हो गया सी। सी में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 अप टू 10। उसके बाद हम क्या देते हैं, साइज एंड बाइट्स देते हैं। ठीक है, कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें एक वेरिएबल का या एक कैरेक्टर का या जो भी है जिस चीज को आप अपने फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसका साइज कितना है। यहाँ पे हमने जो एरे डिफाइन किया हुआ है वो इंटीजर टाइप है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो
साइज है वो हमने इंटीजर का साइज यहाँ पे दे दिया इसको, ठीक है। तो साइज ऑफ का फंक्शन हमने यूज कर दिया और इंटीजर का जो साइज होगा वो यहाँ पे इसको मिल जाए। उसके बाद हमने 10 दिया हुआ, ये 10 क्या चीज है, ये काउंट है कि कितने नंबर्स या कितनी चीजें आप अपने इस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक है, जो कि 10 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने साइज इसको दे दिया 10, ठीक है। तो हम इंटीजर के साइज के 10 नंबर्स अपने इस फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं, और किस फाइल पे सेव कर रहे हैं उसका हमने यहाँ पे उसका फाइल डिस्क्रिप्टर यहाँ पे इसको पास कर दिया, जो कि एफपी के अंदर, एफपी वेरिएबल के अंदर, एफपी पॉइंटर के अंदर हमारे पास वो सेव है, ठीक है। तो एफ राइट का सबसे पहला आर्गुमेंट है वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप इस फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं। उसके बाद साइज एंड बाइट्स, कि आपका जो एक नंबर होगा वो कितने बाइट्स का होगा, ठीक है, या आपके डेटा का जो एक कंपोनेंट होगा वो कितने बाइट्स का होगा, वो साइज आप देते हैं। उसके बाद आप क्या देते हैं कि कितने आपने नंबर्स या कितने कंपोनेंट्स आपने अपने फाइल के अंदर सेव करने हैं, वो नंबर दे देते हैं। और उसके बाद उस फाइल का डिस्क्रिप्टर जिसके अंदर आप डेटा को राइट कर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फाइल को पहले ओपन कर दिया, उसके अंदर डेटा राइट कर दिया। उसके बाद एफ क्लोज का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इस फाइल डिस्क्रिप्टर को, इस फाइल को क्लोज कर, ठीक है। अगर फाइल को क्लोज ना किया और उसको फिर दोबारा रीड मोड में ओपन करेंगे तो आपको फिर इश्यूज आएंगे, डेटा रीड करने में भी एरर्स होंगे और डेटा राइट करने में भी एरर्स होंगे। इसलिए अगर आपने पहले राइट मोड में इस फाइल को ओपन कर दिया है और उसके बाद आप उससे कुछ रीड करना चाहते हैं, तो पहले उस फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज कर दे, उसके बाद रीड मोड में ओपन करके उसमें डेटा राइट कर दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ क्लोज का फंक्शन यूज कर दिया, फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज कर दिया, उसके बाद दोबारा उसको रीड मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उससे जो डेटा हमने उसमें राइट किया था हम उसको रीड कर रहे हैं। किस वेरिएबल के अंदर, बफ के नाम से जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर टाइप का एरे है साइज 10 का, उसको हम उसी के अंदर हम इस फाइल से डेटा रीड कर, ठीक है। तो वेरिएबल हो गया, उसके बाद साइज एंड बाइट्स, नंबर ऑफ काउंट, ठीक है, जितने नंबर्स आप उसमें उससे रीड करना चाह रहे हैं उसका काउंट, और उसके बाद फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमने जो डेटा इस फाइल से रीड कर दिया उसको हम प्रिंट कर दें कि क्या वाकई हमने जो डेटा इससे रीड किया वो सही है या नहीं, ठीक है। डेटा रीड करने के बाद, उसको प्रिंट करने के बाद हमने फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज कर दिया और फंक्शन को खत्म कर दिया। इसको हम कर देते हैं बिल्ड, और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 1 इसने प्रिंट कर दिया, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जितनी वैल्यूज हमने अपने फाइल के अंदर सेव की थी वो सारी हमने उससे रीड भी कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर डेटा को सेव करते हैं और उसको फिर इसी तरीके से उससे फिर फाइल से फिर डेटा रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो, मैटलैब से डेटा जनरेट करके विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर उसको लोड करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैटलैब के अंदर एफ ओपन का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर से डेटा सेव करके दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको लोड करना हो तो उसके लिए फिर मैटलैब का एफ ओपन फंक्शन यूज करें, ठीक है। सेव एंड लोड जो है वो मैटलैब के इंटरनल पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम मैटलैब के अंदर एक फाइल को जो है, एक फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर दे और विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में फिर उसको हम वहां पे लोड कर दें। मैटलैब में सेव करेंगे और विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में उसको लोड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फाइल पॉइंटर को डिफाइन कर देते हैं मैटलैब के अंदर। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि चलिए ठीक है, फाइल पॉइंटर डिफाइन करते हैं और फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो है एफ ओपन का। और यहाँ पे एफ ओपन का जो फंक्शन है उसको भी आप फाइल का नाम और साथ में उसका मोड, जिस मोड में आप उसको ओपन कर रहे हैं, अगर राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो W यूज करेंगे, अगर रीड मोड में ओपन करेंगे तो R यूज करेंगे,
ठीक है। तो मैंने इस फाइल को विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर लोड करना है, इसलिए मैं वहां से इसका पाथ जो है वो कॉपी कर देता हूं। आपके विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में विजुअल डीएसपी प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद डिबग फोल्डर के अंदर आप जो फाइल स्टोर करते हैं वो वहां पे सेव हो जाते हैं। जिस तरह मैंने वहां पे माई डेटा डॉट टेक्स्ट का फाइल वहां पे सेव किया था, तो वो यहाँ पे डिबग फोल्डर के अंदर आ गया है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से किसी फाइल को लोड करना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा, मैं मैटलैब से कोई फाइल जो है वो यहाँ विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में लोड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां से फाइल जो है इस फोल्डर के अंदर सेव कर दूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर रहा हूँ ताकि जो है जो फाइल वहां पे मैं सेव कर लूँ तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका पाथ दे दिया और फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं कि जिस फाइल में हम यहाँ से मैटलैब से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो फाइल को मैं नाम दे देता हूँ मैटलैब फाइल, एक्सटेंशन कोई भी। ठीक है। और उसको मैं ओपन कर देता हूँ राइट मोड में। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। फाइल पॉइंटर में मेरे पास जो फाइल की आईडी आ गई है वो 5 है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम उसमें इसी फाइल में एक्स वेरिएबल जो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं उसमें, उसको हम इसी फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप क्या कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने एक बी वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसमें फ्राइट का फंक्शन यूज करते हुए मैं अपने मैटलैब फाइल डॉट टेक्स्ट में ये जो एक्स वेरिएबल है इसको राइट कर देता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइल आईडी देते हैं जो कि यहाँ पे मैंने एफ पी में स्टोर की हुई है। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है, जो आर्गुमेंट है वो है वेरिएबल का। तो हम जिस वेरिएबल को अपने इस फाइल पे राइट कर रहे हैं वो है एक्स। ठीक है। और उसके बाद आप जिस फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आप दे दें उसके साथ। ठीक है। इंटीजर टाइप में मैं फाइल पॉइंटर, फाइल डिस्क्रिप्टर जो ऊपर हमने ओपन किया हुआ है उस पे एक्स वेरिएबल को राइट कर रहा हूं। ठीक है। मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे बी के अंदर मेरे पास जो है वो वैल्यूज जो है वो जानी चाहिए। यहाँ पे इसको हम अब रीड मोड में ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रीड नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें फिर इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। रीड मोड में ओपन करने के लिए पहले क्लोज करना था। ये तो आपने रीड वाले के बाद ही क्लोज कर दी सर। हाँ, दोबारा मैंने इसको राइट मोड में ओपन करके डेटा राइट करके उसको क्लोज कर दिया और अब मैं दोबारा उसको रीड मोड में ओपन कर देता हूँ। एफ रीड और फाइल पॉइंटर, उसके बाद साइज 5 नंबर्स हैं तो साइज 5 हो गया। और उसके बाद इंटीजर टाइप में हमने सेव किए थे तो हम देखते हैं कि क्या। अच्छा ठीक है, जो डेटा सेव हुआ था वो 5 नंबर्स ही सेव हुए थे। ठीक है। समझ में आ गई आपको कि किस तरह से आप एफ ओपन, एफ रीड और एफ राइट का फंक्शन यूज करेंगे मैटलैब के अंदर। यस सर। सर ये फाइल ठीक जो है। हमने लिखा है इसकी जगह अगर हम ये वेरिएबल लिखते तो बेहतर होगा सर। कौन सा 5? जो एफ रीड वाला फंक्शन है सर, इसमें बी में जो वैल्यू ये गई थी वो साइज, एक्स की साइज। नहीं नहीं, एफ रीड के केस में ये आपके पास वेरिएबल नहीं है, साइज है। अगर आप यहाँ पे देख लेना, एफ रीड जब मैं लिखता हूँ और पेरेंथेसिस का स्टार्टिंग जो वो है डाल देता हूँ तो उसके बाद आप देख लें कि फाइल आईडी और साइज आपसे मांग रहे हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, इस फाइल को यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये जो फाइल है मैटलैब फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से, अब हम इसी फाइल को वहां पे ओपन करते हैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में। ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला कोड है इसको हम कमेंट कर देते हैं। हम रीड के फॉर्म मूड में जो मैटलैब फाइल हमने सेव किया है उसको यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। मैटलैब फाइल डॉट टेक्स्ट नाम था ना उसका। हाँ ठीक है, उसको हमने रीड मोड में ओपन कर दिया। उसके अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो हम 5 वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। ठीक है, और उसको फिर हम बारी बारी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, ये लोड करता है फाइल को या नहीं। अच्छा, बिल्ड तो हो गया है, अब रन करके देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वहां पे हमने फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे हमने उसको लोड कर दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है, सर यस सर। अब एक सर जी सर जी, मैटलैब में जो आपने एड्रेस दिया था वो एक बार दोबारा बता दें, वो सही से समझ नहीं आया। वो कौन सा एड्रेस एड्रेस? सर मैटलैब में जो आपने फाइल को ओपन करते हुए एड्रेस पाथ दिया था। जी जी, पाथ मैंने इसलिए वहां पे ये वाला दे दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट विजुअल डीएसपी प्लस प्लस जो है वो करंट फोल्डर से फाइल को रीड करता है। तो मैंने वहां से पाथ जो है, ये जो जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सेव है उसके अंदर डिबग का फोल्डर आपका बाय डिफॉल्ट ओपन बन जाता है। ठीक है, डायरेक्टरी उसकी बन जाती है। तो मैंने डिबग फोल्डर में जाके उसका पूरा पाथ जो है वहां से कॉपी कर दिया और यहाँ मैटलैब में उसको दे दिया कि इस पाथ पे जाके ये जो मैटलैब फाइल डॉट टेक्स्ट है इस फाइल को वहां पे क्रिएट करके इसमें ये डेटा राइट कर। ठीक है सर जैनब? सर जिधर हम लोग खुद फाइल सेव करते हैं इसकी या जिधर ऑलरेडी वो इंस्टॉल होता है सी में उधर से। नहीं नहीं, जिधर आप सेव करते हैं, जिस तरह मैंने, अगर मैं आपको दिखा दूं तो डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है विजुअल डीएसपी प्रोजेक्ट्स के नाम से। बाय डिफॉल्ट जब आपने उसको ब्राउज करके चेंज नहीं किया होता तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल डीएसपी प्लस प्लस विजुअल डीएसपी प्रोजेक्ट्स के नाम से एक डायरेक्टरी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओपन हो जाती है। ठीक है, करंटली जी मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एनवायरमेंट के अंदर, तो उसका नाम आ गया। और उसके अंदर आपके पास फिर डिबग की डायरेक्टरी है। जो भी आप विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में फाइल रीड या राइट करते हैं वो सारे यहाँ पे रीड क्रिएट एंड रीड होते हैं। जी सर। ठीक, सर बस यही पूछना था कि अब अगर हम लोग ब्राउज करके चेंज करें तो मतलब हम लोग अपना एड्रेस देंगे ना। हाँ, आप लोग अपना एड्रेस देंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, सिमुलिंक आप लोगों ने यूज किया होगा मैटलैब के अंदर। उससे भी आप डेटा जो है वर्क स्पेस में लेके आ सकते हैं, वर्क स्पेस से उसको डेटा लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या है? उसके लिए सिमुलिंक ओपन करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट किया था अनटाइटल्ड डॉट एस एल एक्स के नाम से, उसको ओपन करते हैं। ये रहा। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे सिमुलिंक में आपने कोई डेटा जनरेट कर दिया, कोई वेक्टर जनरेट कर दिया और उसको आप वर्क स्पेस में या किसी फाइल में आप उसको सेव कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साइन वेव जनरेट कर रहा हूँ और उसको वर्क स्पेस में भी सेव कर रहा हूँ। सिम आउट वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, जिस वेरिएबल में वर्क स्पेस में ये डेटा स्टोर हो जाएगा, जो साइन वेव है जो जनरेट हो रहा है वो सिम आउट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और फाइल में माई फाइल डॉट मेट के नाम से एक फाइल बन जाएगा, उसके अंदर ये जो डेटा है साइन वेव का वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपको मिलते कहाँ से हैं? साइन वेव का जो ब्लॉक है वो तो आपको सोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये साइन वेव का ब्लॉक है। सोर्सेज के अंदर साइन वेव का ब्लॉक जो है वो मौजूद है। इसके बाद सिंक्स के सेक्शन में आपके पास स्कोप भी है। अगर आप अपने जो वेब है उसको वीव करना चाहते हैं, जो सिग्नल है, तो उसके लिए स्कोप यूज करें। अगर आप उसको वर्क स्पेस में सेव करें तो उसके लिए ये वाला ब्लॉक यूज कर ले। अगर आप उसको फाइल में सेव करें तो उसके लिए ये वाला ब्लॉक यूज कर ले। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम इस पे डबल क्लिक कर ले साइन वेव पे, तो हमारे पास 1 एम्पलीट्यूड का जो है वो साइन वेव जनरेट हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज की। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपने देनी है वो रेडियंस पर सेकंड यानी ओमेगा के फॉर्म में देनी है, और ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ के। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई और एफ मैंने 20 हर्ट्ज रख दिया है। ठीक है, सैंपल टाइम जो टाइम पीरियड है वो आप अपनी हिसाब से कोई भी वैल्यूज की रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 0.001 की। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लें तो ये जो साइन वेव है ये यहाँ पे स्कोप पे नजर आ गया है। यही वेव जो है ये वहां वर्क स्पेस में भी चला गया और फाइल में भी सेव हो गया। वर्क स्पेस में अगर हम देख ले तो यहाँ पे सिम आउट के नाम से वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसमें अगर साइन वेव की हम बात कर लें तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एम्पलीट्यूड भी है, टाइम पीरियड भी है, यानी टाइम इंस्टेंट्स भी हैं, और इसके अलावा उसका जो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो भी सारे हैं। अगर हम इस पे क्लिक कर ले तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डेटा भी है और इसके अंदर हमारे पास टाइम भी, क्योंकि डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे आपके पास डेटा की जो वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टाइम भी आ गया और डेटा भी आ गया। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम इस सिग्नल को, ये जो साइन वेव हमने सिमुलिंक से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इसको यहाँ पे हम प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस में हम डेटा को सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिम आउट का जो वेरिएबल है उसका डेटा एक्सेस कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सिम आउट को डिस्प्ले कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर वो किस नाम से हैं। ठीक है, तो डेटा के नाम से जो है उसके अंदर डेटा है और टाइम के नाम से उसके अंदर टाइम इंस्टेंट्स है। तो हम एस में सेव कर देते हैं डेटा को, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिम आउट डॉट डेटा यूज कर लेंगे, और फिर टी में हम सेव कर लेंगे सिम आउट डॉट टाइम। ठीक है, और हम फिर प्लॉट का फंक्शन यूज करके टी पे एस को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो जो साइन वेव वहां पे हमने जनरेट किया था वो यहाँ पे आपको, यहाँ भी आपको मिल गया। ठीक है, टाइम पीरियड इसका बहुत ज्यादा है, इस वजह से सही विजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप सिमुलिंक से वर्क स्पेस में डेटा शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने ये कवर कर दिया कि किस तरह से आप मैटलैब के अंदर डेटा सेव एंड लोड करते हैं, किस तरह से आप विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर डेटा लोड एंड सेव करते हैं, और किस तरह से सिमुलिंक से आप डेटा अपने वर्क स्पेस में लेके आ सकते हैं मैटलैब से, या किसी फाइल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। इस पे डिफरेंट टास्क है मैनुअल में मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, उस पर आप लोग काम कर ले। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर, जो हम फाइल वेरिएबल सेव करते हैं मैटलैब में, अगर हम मल्टीपल वेरिएबल सेव करें तो मल्टीपल नाम देंगे? किस में, किसी फाइल में मल्टीपल वेरिएबल सेव कर रहे हैं? यस सर। हाँ, उसको आप फिर ज्यादा नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस और टी भी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं किसी फाइल के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव, उसके बाद फाइल का नाम जो भी हम दे दें, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल साइन के नाम से हम एक फाइल सेव कर रहे हैं, उसको फिर आप दोनों वेरिएबल दे दें। मैं टी भी सेव कर रहा हूँ, मैं एस भी सेव कर रहा हूँ, और मैं ये दोनों आज की फॉर्म में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कि मैंने एंटर कर दिया तो सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो गया। तो आप लोग देख लें, इसको दोबारा रीड कर लें, देख लें कि इसमें दोनों वेरिएबल्स किस तरह से हैं। ठीक है, लेकिन तरीका यह है कि आप जितने वेरिएबल्स को आपने सेव करना हो उन सारों को बारी बारी आप इसी तरीके से दें।